नमस्कार, मेरा नाम रामवीर तंवर है और आज मेरे टेड टॉक की जो थीम है जल ही जीवन है। हालांकि इस लाइन को हम बचपन से लेके स्कूल टाइम से लेके कॉलेज टाइम तक और शायद जब तक जिएंगे तब तक सुनते जाएंगे और इसको करते भी जाएंगे। जब जल ही जीवन को हम सोचते हैं या कोई हमसे इस बारे में बात करता है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। पोस्टर बैनर्स डिजाइन करना, वॉल पेंटिंग करना, लोगों को ज्ञान देना कि वो घर पे सेविंग करते टाइम नल का ना खुला छोड़ें, है ना, उतना ही पानी ले गिलास में जितना ज़रूरी है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वाटर कंजर्वेशन और जब हम नोएडा की बात करते हैं, अपने एक क्लाइमेट चेंज को बहुत लोकली हम देखते हैं, तो नोएडा में 90% जो लोग हैं वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड है। अगर आपके पास घर पे पाइपलाइन भी आ रही है पानी की और वो पाइपलाइन में जहाँ से पानी आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं से बोरवेल करके आपकी पाइपलाइन में पानी आता है। और हम ये भी जानते हैं कि ग्राउंड वाटर जो है वो एक अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है कि जिसको निकालते रहेंगे निकलता रहेगा, खत्म भी हो सकता है और बहुत सारी सिटीज में हुआ भी है। अभी एक नीति आयोग का आर्टिकल भी आया था कि कई सिटी इंडिया की खुद ऐसी हो जाएंगी जिसमें ग्राउंड वाटर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जैसे चेन्नई उसमें से एक है, दिल्ली एनसीआर का भी अगला नंबर है। तो ग्राउंड वाटर जब हम रिचार्ज की बात करते हैं तो आज आर्टिफिशियल टाइम में हम दो चीजें देखते हैं। एक आर्टिफिशियल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये जब मैंने देखा शुरू में तो बहुत सारी जगह इसकी प्रेजेंटेशंस देखी, पीपीटी देखी, सेमिनार्स ज्वाइन किए। लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग अच्छी चीज है, लेकिन वो इस तरह से है कि जब हम खुद खाना बीमार होकर खाना खाना छोड़ दें, मुंह के रास्ते अगर हम कुछ इनहेल नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या किया जाता है, एक ड्रिप दिया जाता है। और ड्रिप में वही जो हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं बॉडी के लिए, वो फिर एक ड्रिप और कैनुला लगा के वो हमारी बॉडी में उतारा जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेम वही चीज है। जब अर्थ यानी हमारी पृथ्वी माँ वाटर को कंजर्व नहीं कर पा रही है नेचुरल तरीके से, तो उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी इंजेक्शन दिया जाता है। उस पानी को जबरदस्ती एक्वीफर्स में डाला जाता है और वो रिचार्ज हो जाता है। उसके दोनों चीजें हैं, फायदे भी है नुकसान भी है। जैसे हम अपनी ड्रिप इरिगेशन को ज्यादा टाइम तक नहीं लगा सकते, उसका एक टाइम के बाद नुकसान होने लगता है। एक ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है जो सच में नेचुरल है और जिसके लिए हमने, हमारे पूर्वजों ने या खुद मदर नेचर ने वाटर बॉडीज को डेवलप किया है। बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं, कुछ जो हमारे पूर्वज डेवलप करके गए थे, जो हर गांव में आप अगर यहाँ पे भी देखेंगे, नोएडा के आसपास भी या दिल्ली में या पूरे देश में भी कहीं देखेंगे, तो हर गांव में 1 2 3 तालाब हैं। और दूसरे कुछ नेचुरल लेक्स हैं। तो इनका क्या रोल है कि पानी हर साल जितना भी इंसानों को चाहिए होगा वो लेंगे, बाकी ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, अगली बारिश आएगी फिर से फिलअप हो जाएगा फिर से, तो ये एक साइकिल चलती रहेगी। लेकिन इनको क्या हुआ, वो अभी वाटर बॉडीज उस पर्पज के लिए यूज नहीं हो रही हैं। अब उन वाटर बॉडीज को दूसरी तरह से यूज किया जा रहा है और वो सबसे बेसिक पर्पज है एज ए लैंडफिल साइट। आज भी अगर मैं आपको एक होमवर्क दूं कि आपको एक नेचुरल सीनरी बना के लानी है घर से, तो 99% के दिमाग में पता है क्या आएगा? पीछे से उगते हुए सूरज पहाड़ के पीछे से, आगे एक छोटा सा पॉन्ड, छोटी सी झोपड़ी, वहां पे खिले हुए कमल और घास, यही आएगा। हम बचपन से यही सीखते आ रहे हैं और अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। जब भी मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं नेचुरल सीनरी, मैम ने बोला है नेचुरल सीनरी बना के लानी है, तो हम सीधा सा जल्दी जल्दी एक पहाड़ बनाते हैं, सूरज बनाते हैं, आगे झोपड़ी, बोल देते हैं बच्चे से। लेकिन वैसे नहीं दिखते अब पॉन्ड, है ना? क्योंकि अगर पॉन्ड बच्चे सच में नेचुरल सीनरी जो उन्होंने देखी है आसपास वो बना के ले जाए तो हो सकता है उनको मार्क्स ना मिले। नेचुरल सीनरी क्या है आसपास की? ये है।
और ये सब हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे, है ना। आप पीछे देखेंगे एक बड़ी बिल्डिंग है, इसमें अभी कुछ एनवायरमेंट, हमारे जैसे एनवायरमेंट लवर वहाँ पे जाके फ्लैट खरीदेंगे, रहेंगे, लेकिन हमको जो वो फ्लैट मिला है वो उसकी कीमत पे मिला है। वहाँ पे पहले नेचुरल रिसोर्सेज को मारा गया है, उसके बाद वहाँ पे फ्लैट डेवलपमेंट हुआ है। तो ये दोनों इस तरह से होते जा रहे हैं, नेचर ऐसे जा रही है और बिल्डिंग्स हमारी ऐसे बढ़ रही है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक कॉलेज में था, नाम नहीं बताऊंगा, वहाँ पे मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। और मेरी आदत है कि जब भी मैं जाता हूँ तो उस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा पढ़ के जाता हूँ। तो मुझे पता चला कि वो इंस्टीट्यूट के ऊपर एक केस चल रहा है, पौंड की जमीन को कब्जा करके उसके ऊपर कॉलेज बनाने का। एंड दे इनवाइटेड मी टू डिलीवर टॉक ऑन नेचुरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये हमारा, तो वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तालाब के बराबर में हुआ है वो इसकी कीमत पे हुआ है। अब ये नेचुरल तरीका है, तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने सोचा कि ये ज़्यादा सही है, हमें इनको रिवाइव करना चाहिए ताकि आर्टिफिशियल मोड में हमें ना जाना पड़े। ये दूसरा, और ये दोनों पिक्चर्स आपके शहर से 20 किलोमीटर की रेडियस में है ना। ये अभी वेव सिटी है गाजियाबाद में, तो वेव सिटी के एक नाइफल पॉन्ड है। तो ये मैंने 2020-21 से इस पे काम करना शुरू किया था, और आप देखना चाहेंगे अभी 2022 में इसकी कैसी कंडीशन है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू से, ये अभी इसका तालाब है। तो इसको लगभग हमें 1 साल लगे क्लीन करने में। अभी एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह वहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है, वहाँ पे शहर से लोग देखने जाते हैं। और फर्स्ट टाइम इसमें गाजियाबाद का पहला, ये गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट का पहला पॉन्ड बन गया जिसमें उतनी सारी डक्स, माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पे आई है। तो ये एक है नेचुरल तरीका कि हम पॉन्ड्स को एज ए, जो उनका बेसिक पर्पज है उसके लिए तैयार कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं। ये भी एक आसपास के ही पॉन्ड है, 20 किलोमीटर की रेडियस का। तीसरा ये पॉन्ड है, ये राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद का है। तो मैं नोएडा, हालांकि मैं अभी 6 स्टेट्स में काम कर रहा हूँ, बट मैं आपके लिए नोएडा और गाजियाबाद के कुछ पॉन्ड्स की पिक्चर्स लाया हूँ ताकि आप कोरिलेट कर सकें। क्योंकि मैं अभी आपको बेंगलोर की पिक्चर्स दिखाऊं तो आप, हो सकता है आपके माइंड में आएगी, अरे वहाँ पे हो सकता है काम करना आसान हो, गवर्नमेंट सपोर्टिव हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सपोर्ट करता हो, हमारा वाला तो नहीं करता। नहीं, हमारे वाले भी करते हैं, है ना, और उसी के लिए, इसीलिए हम ये सब कर पाए। तो ये आप देखेंगे, पहचानना मुश्किल है, लेकिन पीछे एक स्कूल की बिल्डिंग है, तो आप दोनों पॉइंट्स में उसमें देख सकते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ भी सपोर्ट नहीं किया इसके रिस्टोरेशन में, हमने रिक्वेस्ट भी किया। तो ये, और आई एम वेरी प्राउड टू से दैट ये पिक्चर्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा मन की बात के लिए यूज की गई एज एन एग्जाम्पल कि इंडिया के पॉन्ड्स को बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो एक बार लैंडफिल बन गए तो बन गए, उनको फिर से पॉन्ड बनाया जा सकता है। अब ये एक सेल्फ सस्टेनेबल पॉन्ड है। ये एक दूसरा तालाब है ना, ये भी आप देख सकते हैं। पॉन्ड्स को रिवाइव करना कोई, आई थिंक, बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ना, आप भी कर सकते हैं, मैंने भी ऐसे ही ट्राई किया था। बट उनको उनके बेसिक पर्पज के लिए या उनको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे पॉन्ड्स, क्योंकि हम, ऐसा नहीं है कि हमें हर बार सक्सेस ही हुआ हूँ, पास ही हुआ हूँ, बहुत सारे पॉन्ड्स ऐसे भी हैं कि जो हमने क्लीन किए और 2 साल बाद फिर से उसी कंडीशन में पहुँच गए। और कई बार लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग तरीके से हमें गाली भी देते हैं कि ये वाला पॉन्ड देखो इन्होंने किया था, 2 साल पहले करके गए थे, तालियां बजवा ली, लेकिन ये तो फिर भी ऐसा ही है। हाँ, यू कैन एब्यूज मी, बट उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे अच्छा लगता है पॉन्ड्स को क्लीन करना और मैंने किया। आपको लगता है उनको गंदा करना अच्छा, आपने किया। तो आप अपनी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, मैं अपनी कर रहा हूँ। तो इसमें जो है, आप मेरी बजाय अपने आप को गाली दीजिए। तो ये हमने 2-3 साल पहले जब मैंने रियलाइज किया कि पॉन्ड्स को रिवाइव करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट उनको कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, नेचर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव बना सकते हैं, तो हमने पॉन्ड के बीच में छोटे छोटे आइलैंड बनाने शुरू किए। क्योंकि पॉन्ड में और स्विमिंग पूल में क्या अंतर है? पॉन्ड में, स्विमिंग पूल में इतना ही अंतर है, स्विमिंग पूल में कभी बायोडाइवर्सिटी नहीं आ सकती,
और स्विमिंग पूल में बायोडाइवर्सिटी आ गई तो आप नहीं जा पाएंगे, है ना। मान लो उसमें रेप्टाइल्स आ गए, स्नेक्स आ गए, तो आप नहीं जा पाएंगे, या तो बायोडाइवर्सिटी रहेगी या आप रहेंगे। तो हमने पॉन्ड्स को बायोडाइवर्सिटी लायक बनाने के लिए छोटे छोटे आइलैंड बनाने शुरू किए तालाब के बीचों बीच, और उसका ये रिजल्ट हुआ कि माइग्रेटरी बर्ड्स, डक्स उस तरफ आना शुरू हुई। वो इसलिए आना शुरू हुई क्योंकि पॉन्ड के बीच में नेस्टिंग करना, उनको रहना या धूप सेकना उनको एक सेफ फील होता है, सिक्योर फील होता है, और उनको वहाँ पे एक नेटिव घास मिल जाती है जिसमें वो अपने अंडे छिपा सकती है। तो ये एक था। अदरवाइज क्या होगा, वो किनारे पे अंडे देंगी, बीच में देंगी, तो गांव के कुत्ते आप जानते हैं, है ना, वो तो अपने स्नैक्स का जुगाड़ करते रहते हैं पूरे दिन, यही इसी चक्कर में आसपास घूमते रहते हैं, तो वो खा जाते हैं उनके अंडों को। तो एक अच्छा तरीका लगा और उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट भी आया और काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया इस इनिशिएटिव को। आईआईटी से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की से भी टीम आई पॉन्ड्स को देखने के लिए, एंड दे टोल्ड कि यू आर वेरी परफेक्टली डेवलप्ड दीज पॉन्ड्स। अब आपने कहाँ से सीखा वो हमें भी नहीं पता। तो मैंने कहा मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर था, और बस ये करते करते पॉन्ड्स बत्तखों के बीच में रहते रहते कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं है वो सब चीज़ें आ गई। तो ये एक मेरी जर्नी थी। अब आप क्या इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। सबसे पहला कंट्रीब्यूट तो है ही जो मुझसे पहले स्पीकर्स ने बोला है कि हम वहां तक कचरा पहुंचने ही ना दें, क्योंकि अभी क्या है, पॉन्ड्स को हमने सिंक होल समझ लिया है। सिंक होल मीन्स उसमें कुछ भी डालते हैं तो वो गायब हो जाता है, लेकिन वो गायब नहीं होता है ना। वो क्या होता है, जिसमें हवा भरी हुई है वो ऊपर तैरता रहेगा, जो थोड़ा सॉलिड है, वजनदार है, या जिसमें पानी चला गया वो जाके नीचे बैठ जाएगा, लेकिन वो कहीं नहीं जाने वाला है। और जो मैं स्टार्टिंग में बात कह रहा था कि हमने जो नेचुरल तरीके से इनहेल होना बंद हो गया है, अंदर जाना पृथ्वी के पानी बंद हो गया, उसको आर्टिफिशियल तरीके से वो बंद कैसे हुआ है, वो बंद ऐसे हुआ है कि जब हम पूरा पानी सीवेज किसी तालाब का निकालते हैं, कभी आप आइएगा, यू ऑल आर इनवाइटेड, तो नीचे 2-3 फीट मोटी एक कचरे की परत दिखती है ना। वो वही कचरे की परत है, उसमें हमारे पुराने कपड़े, जूते चप्पल, प्लास्टिक की बोतलें, पन्नियाँ, टायर, ये सारी चीजें हैं। और वो कहीं बाहर से नहीं आई है, ना कोई एलियन फेंक के गया उनको, वो हमारे ही, और हमें लगा कि वो गायब हो गए, उसका निस्तारण हो गया, लेकिन वो निस्तारण नहीं हुआ, वो जाके नीचे बैठे और एक लेयर बन गई। उस लेयर से क्या हुआ, पानी का पर्कुलेशन होना बंद हो गया। अब पानी का पर्कुलेशन बंद हो गया तो वो पॉन्ड्स क्या ओवरफ्लो होते हैं, लोगों के घरों में पानी भरता है। आपने देखा होगा गुड़गांव या कुछ शहर जो पुराने हैं, जिसमें आपको 1 लीटर पानी की बोतल भी 50 से 100 रुपए की मिलती है अगर आप अच्छे ब्रांड का लेते हैं, और 20 रुपए तो नॉर्मल कॉस्ट है। उसमें थोड़ी सी बारिश होते ही क्या होता है, अगले दिन अखबारों में खबर आती है ना, और उस न्यूज़पेपर्स की हेडिंग इस तरह से होती है कि सोसाइटी बनी तालाब, ना लोग तैरने को हुए मजबूर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को हम गाली दे रहे होते हैं, उस सोसाइटी के लोग बड़े परेशान होते हैं। और इस बार तो बेंगलोर की काफ़ी खबरें, पूरा जब मानसून आया, बेंगलोर में वही सोसाइटी सबसे ज़्यादा बर्बाद हुई जिसमें बिलीनियर लोग रहते थे, है ना, उनकी ऑडी मर्सिडीज ऐसे पानी में तैर रही थी। तो वो क्या हुआ, हमारे जो पॉन्ड्स हैं वो अब ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक एज ए सीवेज टैंक की तरह यूज होते हैं। उसमें जब हमारा सीवेज जाके ड्रॉ होता है, जो हमने पॉन्ड्स देखे इनमें सब में सीवेज जाता है, बट हम क्या है उसका जहाँ से वो जाता है उसको एज ए कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड मेथडोलॉजी, पानी के ट्रीटमेंट फिल्टर सिस्टम लगा लगा के उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं, और उसको एक 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, एक छोटा पॉन्ड एक बड़ा पॉन्ड, ताकि अब हम रेगुलर उस छोटे पॉन्ड्स को सिर्फ क्लीन करना पड़े, बड़ा पॉन्ड अपना जो भी बेसिक पर्पज है उसको फुलफिल करता रहे। हालांकि इंडिया में ये सब करना इतना आसान है नहीं, है ना, क्योंकि आप गवर्नमेंट, ये जो पॉन्ड्स हैं वो प्रॉपर्टी किसकी है, ऑनरशिप किसकी है, इस पे गवर्नमेंट की, है ना, हमारे खुद के तो पॉन्ड्स हैं नहीं। कई बार उनको रिवाइव करने के लिए या क्लीन करने के लिए 1-1, 2-2 महीने चक्कर लगाने होता है गवर्नमेंट ऑफिस के, सर एनओसी दे दीजिए, परमिशन दे दीजिए कि हम उसको क्लीन कर सकें, है ना। और कई बार तो जो निचले तबके के अधिकारी होते हैं वो हमसे पूछ लेते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, है ना। अब उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, कचरा ले जाना थोड़ा सा तुम भी भर के, है ना। दूसरा बड़ा चैलेंज है एंक्रोचमेंट,
है ना, जो लोगों ने कब्जा करके उन पे घर बना लिया, और 70 to 80% पे थोड़ा ज़्यादा या बहुत ज़्यादा एंक्रोचमेंट है ना। कब्जा या तो उनकी कार पार्किंग है, या उन पे लोगों ने अपना घर बना लिया है, या पुलिस स्टेशन बन गए हैं, कॉलेजेस बन गए हैं, हॉस्पिटल्स बन गए हैं। और मैं मेरे पास ना तो ऐसी कोई गवर्नमेंट पावर है, हालांकि अब तो बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एज एडवाइजर या उसकी तरह, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई पुलिस सिक्योरिटी फोर्स तो है नहीं कि मैं ज़बरदस्ती जाके खाली करा दूं किसी का मकान। और यहाँ पे तो उतनी बेरोजगारी है ना, कि आप 10-20 हज़ार रुपए में आराम से कोई भी सुपारी लेने को तैयार है ना। और बेरोजगारी कारण कई बार ये कह देते हैं कि इन्हें भी मैं उधार कर सकता हूँ, काम करने के बाद दे देना आराम से। तो उस चक्कर में मैं भी और मैं कोई वैसा सन्नी देओल भी नहीं हूँ कि मैं कह दूं कि भाई तुमको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लोग तो तैयार बैठे लाश से गुजरने को। तो यहाँ पे वो एक बड़ा चैलेंज है, लोगों को एंक्रोचमेंट फ्री करना। तो उसमें क्या है, कई बार मजबूरन वश हमें जितना तालाब बचा हुआ है सिर्फ उसी को क्लीन करना होता है। अगर 80% कर लिया एंक्रोच तो कर लिया। कहीं कहीं पे जो म्युनिसिपल कमिश्नर्स हैं या जो आईएएस ऑफिसर्स हैं और पुलिस कमिश्नर्स हैं, वो सपोर्टिव मिल जाते हैं तो वो खाली करा देते हैं। या ज़्यादातर जगह पे वो बोलते हैं जी जितना बच रहा है उतना ही सिर्फ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबके चाचा विधायक है ना। अभी जाके तुड़वाएंगे, थोड़ी देर में किसी ना किसी का फोन आ जाएगा, रुक जाएगा, 1-2 महीने रुका रहा है। और इसके लिए बहुत सारे, मैं भी काफी पुलिस केसेस से यहाँ पे गुजरा हूँ। तो ये एक बड़ी समस्या है सब। और इससे बड़ी प्रॉब्लम है, जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है पॉन्ड रिवाइव करने के अलावा लोगों का माइंड रिवाइव करना, है ना। क्योंकि शहर के बीच में, जैसे अभी हम कई तालाब है जो शहर के बीच में, आबादी के बीच में आ गए हैं, चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी है, उनको तो नीचे भी नहीं उतरना कचरा डालने के लिए, है ना। तो वो तो ऐसे ही शक्तिमान की तरह ऊपर से घुमा के मारते हैं और सीधा तालाब में। तो उनको एक उनका माइंड रिवाइव करना एक बड़ा चैलेंज है। और सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे लोगों को ये विश्वास दिलाना कि तालाब सफा करना कोई बुरा काम नहीं है ना। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया तो मेरे पेरेंट्स खुद मुझे काफ़ी प्रेशराइज करते थे कि यार हम बता नहीं पाते रिश्तेदारों को कि क्या करते हो तुम, है ना। क्योंकि यहाँ पे ऐसे बताते हैं कि लड़का क्या करता है, झोड़ साफ करता है। और झोड़ साफ करना यानी एक नाली साफ करने के बराबर ही सोचा जाता है। और ये यहाँ पे या तो नीची जात के लोगों का काम समझा जाता है या अनपढ़ गंवार लोगों का काम समझा जाता है कि तुम तो यार बीटेक कर लिए हो, तुम एमटेक कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए ये थोड़ी ना काम बने, तो अनपढ़ लोगों के लिए काम बने हैं। क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे की भाषा हमने अलग, पढ़े लिखा का मतलब आपको उसी दिन गाँव से मूव करना पड़ेगा शहर की तरफ। गाँव में रह रहे हैं तो कैसे पढ़े लिखे आप, और आप सफाई का काम कर रहे हैं फिर कैसे पढ़े लिखे, वो एक बड़ा चैलेंज है। और ऐसे में मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो परिवार का पहला ऐसा सदस्य, आज तक की पीढ़ियों का पहला ऐसा सदस्य था जिसने 10वीं के बाद भी पढ़ाई की है ना। मैं सबसे छोटा और पहला ऐसा सदस्य था जो 11वीं क्लास में एडमिशन लिया था पहली बार, जिसने पहली बार कॉलेज के दर्शन किए थे, जिसके आज तक पेरेंट्स कभी नहीं पता आज तक किस कॉलेज में वो पढ़ा है, ना कभी पीटीएम में किसी में। अब तो मैं पीटीएम में जाता हूँ अपने बच्चे के में, ना उन्होंने कभी कॉलेज देखा कि कौन से कॉलेज, बस उनको ये था कि जो कर रहे हो ठीक है बेटा, पूरा विश्वास है, कभी किसी का घर मतलब किसी का बुरा मत करना, कभी किसी का ये करना, बस जो कर रहे हो करते रहो। लेकिन ये है अपनी जो पढ़ाई का खर्चा है उसमें भी थोड़ा सा सहयोग करो। तो उसके लिए मैंने जब कॉलेज पढ़ता था तो काफ़ी बच्चों को मैं ट्यूशन देता था, और शाम को सुबह कॉलेज शाम को अपना ट्यूशन। वहीं पे मैंने जस्ट ये चर्चा शुरू की थी कि हम जो आज ईवीएस की किताब पढ़ के आ रहे हैं या नेचुरल एनवायरनमेंट की पढ़ के आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चे पढ़ के आते हैं कॉलेज में, स्कूल में, ट्यूशन में भी, क्या सच में उसका अच्छे मार्क्स लाने के अलावा और कोई ज़िंदगी में यूज है ना। उसको पढ़ के आए, बस उस पर फोकस रहता है कि इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ जाएं, घर पे मेरा उससे कोई लेना देना है, सोसाइटी से कोई लेना देना है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें जो एनवायरनमेंट पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ाया जा रहा है, ना कि उसको ग्राउंड पे या समाज में कुछ बदलाव करने के लिए। ये एक बड़ा वो है। और यहाँ पे जब मैंने ट्यूशन पढ़ाया तो बच्चों को वहाँ से मैंने शुरुआत किया था कि चलो इसके बारे में कम से कम गांव वालों से बात करते हैं, समाज में इसके बात करते हैं कि हमारे कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को हम डिग्रेड करते जा रहे हैं।
तो तब पता चला कि कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि बच्चों को इस तरह की बकवास बातें पढ़ाई जाएँ, है ना? क्योंकि ज़्यादातर का ये था कि हमने बच्चे भेजे तुम्हारे पास कि मैंने सुना था अच्छे मार्क्स आ जाते हैं बच्चों के तुम्हारे पास भेजने से, है ना? तुम चल पड़े इनको देशभक्त बनाने के लिए। क्योंकि अब हमारी सोसाइटी में जो एक तरीका है, कोई भी पेरेंट चाहता है कि जो भी देशभक्त है वो पड़ोसी के घर से निकले। मेरे घर से तो जो भी निकले वो अपना आईआईटी या आईआईएम में उसका एडमिशन हो जाए और वो अपने विदेश जाके सेटल हो जाए। ये सब चीज़ें तो निचले तबके के लोगों का काम है जो आवाज़ उठाते हैं समाज के लिए या अपने पर्यावरण के लिए। लेकिन मैं उनके लिए आज एक मतलब मैसेज छोड़ना चाहता हूँ कि चाहे मैंने आईआईटी ना पढ़ा हो, चाहे मैंने आईआईएम ना किया हो, चाहे मैं कभी प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ पाया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कौन-कौन से आईआईटी, आईआईएम बचे हैं जहाँ पे मैं एज़ ए चीफ गेस्ट ना जाता हूँ। और ये एक तरीका है कि कैसे आप वही अचीव कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए करके, अपने नेचर के लिए करके, अपनी सोसाइटी के लिए करके, जो आप विदेश जाके भी नहीं कर पाते। तो मैं आप सभी को फिर से एक मैसेज के साथ अपना कंक्लूड करूँगा कि जो भी हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें धरोहर छोड़ के गए हैं, है ना? हम उनको एन्जॉय करके गए। अभी मैंने गुजरात में था तो मैंने देखा एक गाँव में एक तालाब है और उस गाँव में लगभग 15-20 इंटरनेशनल मेडल्स आ चुके हैं आज तक स्विमिंग के लिए। क्योंकि वो क्या है उनकी आदत बन चुकी है, सुबह जाते हैं तालाब में नहाते हैं और वो कंपटीशन करते हैं कि भाई मैं पहले उस किनारे पे जाऊँगा कि तुम। और वो आदत करते-करते उनके लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है कोई भी मेडल लाना, है ना? तो हमने हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए छोड़ के गए थे जिसको हमने काफ़ी एन्जॉय किया और हम उसको बैठ के बात करते हैं कपल से जाके, है ना? किसी भी वाटर बॉडी के किनारे पे। तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ियों को हम उस तरह के डंपिंग यार्ड्स ना छोड़ के जाएँ। हमने जैसे मैं आज यहाँ पे खड़ा होके उनको थैंक यू बोल रहा हूँ, तो वो हमें इसी मंच पे आके नेक्स्ट पीढ़ी वाले हमें थैंक यू बोल के जाएँ, ना कि गाली दें। इसी के साथ है तो जो भी आप करें बहुत सोच समझ के करें। मेरी कहीं पे भी कोई सहायता चाहिए, कोई मदद चाहिए, मैं 24 घंटे के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत।